हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग अपने जीके से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास के रूप में आपका जो है पैटर्न होगा इसमें, जिसमें हम जो क्वेश्चंस है उसके 4 ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन को भी बताएंगे, यानी टेस्ट, और उसके साथ साथ क्लास भी आपका होगा। इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न, और इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं और उम्मीद है कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप में से जो भी दोस्त नए हैं, एक बार हमारे चैनल को आदर्श एकेडमी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो सेकेंड नेम है वो क्या है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। देखिए, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, बनाते हैं, सुधारते हैं, ये काम होता है ना इंजीनियरिंग में, है ना? या कुछ नया खोज हो, वो सब चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो देखिए क्या लिखा है, आनुवांशिक, यानी आनुवांशिकी में आपका कुछ जोड़ना वगैरह जो काम है वो आपका जुड़ा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। अगर आप यहाँ पर इसका अर्थ समझेंगे, पुनः संयोजक, पुनः संयोजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। री का मतलब दोबारा होता है और कॉम्बिनेंट का मतलब जोड़, यानी कि कुछ आपके शरीर में कोई कमी रह गई हो, आपके जीन में कोई प्रॉब्लम रह गई हो, समस्या रह गई हो, जिसको सुधारने के लिए यहाँ पर आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का उपयोग किया जा रहा है और उसे दोबारा पुनः जोड़ा जा रहा है। डीएनए मतलब आप समझ रहे हैं, है ना? और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये दूसरा नाम है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि दोबारा जोड़े जाने वाले डीएनए टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, यानी कि डीएनए में, जीन में कोई परिवर्तन करना है तो वो आपका है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी, फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है एचआईवी का। एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। एक कार्ड बताना है जिसकी वजह से एचआईवी ट्रांसफर नहीं होता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मच्छर का काटना। मच्छर का काटना, ये सही उत्तर यहाँ पर होगा। देखिए ध्यान से समझिए, आप इसमें से दो चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि जो इंजेक्शन होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, है ना? और यौन संबंध भी एक कारण है, लेकिन स्तनपान भी यहाँ पर कारण जो है आपका है, लेकिन मच्छर का काटना नहीं है। मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ब्लड जो है वो वहाँ पर, है ना, उसको कंज्यूम करता है, उसके बाद वो आगे जाकर हो सकता है इंजेक्ट करे, तो वो इंजेक्ट करने का काम नहीं करता है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लड को इंजेक्ट करने का काम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मच्छर का काटना, यहाँ पे उत्तर आपका सही नहीं है। ठीक है, तो मच्छर काटने से ये चीज़ नहीं होता। मच्छर काटने से होता क्या है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है वो आपका मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, दांत का एनिमल। ठीक है, दांत का एनिमल किससे बना होता है? इसका उत्तर है दोस्तों कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट इसका सही उत्तर है। तो दांत जो है मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। देखिए टोटल 4 प्रकार के हमारे मुंह में दांत होते हैं, है ना? कमेंट करके बताना है आपको कौन कौन से वो 4 दांत हैं, है ना? बहुत ईजी हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का मतलब 5th-6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो आपको कमेंट करके बताना है कि वो 4 प्रकार के दांत कौन से हैं। और मनुष्य के जो शरीर में, मुख में, मानव में जो है दांत होते हैं वो टोटल 32 यानी कि 32 दांत होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। दांत का काम क्या है? वो भोजन को काटना, चबाना, है ना? तो पाचन में सहयोग करता है दांत जो है भोजन के। ठीक है, अब देखिए दांतों से जुड़ा हुआ एक रोग भी जान लीजिए, बहुत ही जो है जनरलाइज्ड रोग है ये, है ना? इसके बारे में जनरली लोग जानते हैं, वो है पायरिया रोग। पायरिया रोग देख लीजिए, दांतों में नहीं, दांतों के मसूड़ों में होता है। दांत जो है मसूड़ों में, है ना, अटैच होता है, उसी से जुड़ा होता है। तो वो मसूड़ों में पायरिया होता है, और जब मसूड़ों में पायरिया होता है तो मसूड़ों को ख़राब करता है, जिसकी वजह से चूंकि दांत उसमें जुड़े होते हैं और दांत क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, एनिमल जो है वो आपका एनिमल, ये आपका कैल्शियम फास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचार की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया? तो बताइए, जो मच्छरों की एक विशेष जाति है ना,
मादा इन्फ्लुएंजा, उसकी वजह से मलेरिया रोग होता है ना, तो संचारित होता है। तो इसके बारे में किसने जो है नोबेल प्राइज प्राप्त किया खोज के लिए, किसने ये खोजा और उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया? तो साथियों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इनको जो है ये दिया गया था नोबेल प्राइज़, और इन्होंने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की, और इन्होंने मच्छर को इसका वाहक बताया था। कब बताया था ये जान लीजिए, 1887 में इन्होंने ये चीज़ खोज की थी, इसके बारे में बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट करके उत्तर जरूर बताते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक भी किया करिए, आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके साथ जो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और परीक्षा में ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो आप सुनते हैं देखते हैं, वो आपको काफ़ी याद रहते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाइज होमिनिड। होमिनिड का मतलब यहाँ पर क्या है, सेपियंस या फिर मानव, इसको बोलते हैं सेपियंस या फिर मानव। और वाइज मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, वाइज मतलब बुद्धिमान, प्रबुद्ध जिसे बोलते हैं, या मेधावी बोलते हैं। तो होमोसेपियंस का सीधा सा मतलब है जिसकी बुद्धि, जिसकी मानसिक क्षमता काफ़ी, है ना, बेहतर हो गई हो, मेधावी हो गई हो, वो होता है आपका वाइज होमिनिड या फिर होमोसेपियंस। जो नाम पड़ता है ना, उसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक होता है, हमेशा ध्यान रखिए। कोई कभी भी जनरलाइज ऐसे नाम नहीं रख दिया जाता, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है, बहुत बड़ा विज्ञान काम करता है। ठीक है, होमोसेपियंस जो है सबसे प्रबुद्ध जो है मानव इन्हें कहा जाता है, मेधावी मानव कहा जाता है। जो आधुनिक मानव है वो यही है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इनकी उत्पत्ति लगभग 40,000 BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट में हुआ था, है ना, 40,000 BC में इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिजा एक टेस्ट है, ठीक है, आपने सुना होगा नाम तो बता सकेंगे। एलिजा जो टेस्ट है वो जो है टेस्ट जो है वो किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि इसको बोलते हैं AIDS, यानी कि एड्स। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर समझ में आएगा आपको। एलिसा टेस्ट किसके कारण, यहाँ पर बीच में गैप है ना, खाली जगह है, यहाँ पर आपको फिल करके बताना है कि एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एड्स के निदान के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के निदान के लिए उपयोग किया जाता है, तो किस वायरस के कारण होने वाला जो एड्स है उसके निदान के लिए। ठीक है, आपको बताना है। एलिसा टेस्ट एड्स के निदान के लिए किया जाता है, तो एड्स जो होता है वो किस वायरस से होता है? तो इसका उत्तर है HIV। मैंने आपको आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन में मैंने पूछा था, जहाँ पर मैंने पूछा कि HIV किसके द्वारा प्रसारित नहीं होता है, जहाँ पर मच्छर का काटना उत्तर था, तो वहाँ पर मैंने HIV का फुल फॉर्म पूछा था। जो भी उत्तर नहीं बताए हैं तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर एक बार HIV का फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के निदान के लिए ही किया जाता है, और एड्स जो होता है वो HIV के कारण होता है ना। तो आपको यहाँ पर इसका सही उत्तर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो किससे संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत तना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? भूमिगत तना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो खाना बनाने वाले स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना से संबंधित है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आलू क्या है ना, आलू क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, किसका उदाहरण है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, अदरक जो है ये आपका प्रकंद का उदाहरण है, और ये भूमिगत तना है। ठीक है, भूमिगत तना है। हल्दी की बात कर लें, है ना, पूछा जाता है हल्दी जो है ये भी भूमिगत तने का उदाहरण है। ये भी क्या है? भूमिगत तने का एक उदाहरण है। और हल्दी के बारे में आप जानते ही हैं कि हल्दी जो है दर्द निवारक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोविड में तो बहुत सारे लोग जो है हल्दी के साथ गरारे किए होंगे, तो उनको पता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण से क्या होता है? सफ़ेद रक्त कण का मतलब है WBC, है ना, वाइट ब्लड कैप्सिकल्स।
या श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको बोल रहे हैं सफ़ेद रक्त कण। तो आपको बताना है कि ब्लड में WBC से क्या होता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे शरीर को संक्रामक रोगों से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। हमारे शरीर में जब भी संक्रमण होता है तो ये WBC में पाए जाने वाले जो कैप्सिकल्स हैं, कणिकाएं हैं, कण हैं, ये उस पर अटैक करते हैं और हमारे शरीर को उस बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको। तो रक्त में क्या है, WBCs हैं, RBC हैं, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो WBC हैं वो ये कार्य करते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। WBC का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो सामान्यतः अस्थि मज्जा यानी बोन मैरोज में होता है ना, हड्डियों में पतली सी जगह होती है, बहुत पतली सी, उसमें देखेंगे आप, है ना, तो उसी में अस्थि मज्जा में जो है निर्माण होता है WBC का। कभी कभी इसका निर्माण जो है यकृत यानी लीवर और प्लीहा में भी होता है, लीवर या फिर कभी कभी प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है WBC का। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, शरीर को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, तो बीमारियों से सबसे ज़्यादा लड़ने का काम कौन करता है, वो यही करता है, WBC। ओके, अगला क्वेश्चन है डिओडनम, है ना, क्वेश्चन आपके सामने है डिओडनम। तो ये किसका भाग है ना, का भाग है, क्वेश्चन है आपका डिओडनम किसका भाग है ना, खाली जगह है, आपको बताना है डिओडेनम किसका भाग है। आपने बड़ी आंत, छोटी आंत, पित्ताशय, अंडाशय पढ़ा होगा ना, तो उसमें इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत। क्या हो जाएगा, बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन का उदाहरण है डिओडेनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिओडेनम लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। ठीक है, देखिए भोजन को अग्नाशय में पहुंचने से पहले इसे यकृत में निकलने वाला जो पित्त रस है वो आकर इसमें मिलता है और भोजन को पचाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। छोटी आंत फिर बड़ी आंत में जाती है, तो बड़ी आंत में ही डिओडेनम है, उसी का भाग बड़ी आंत का, ये ध्यान में रखना है। और जो भोजन पचना शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो मुख से ही शुरू हो जाता है। हमने बोला ना कि दांत जो है, जब हमने क्वेश्चन किया अभी कुछ देर पहले, उसमें दांत के बारे में हमने यही बताया कि दांत भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका भी निभाता है, मतलब उसका भी एक इंपॉर्टेंस है भोजन को पचाने में। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मुख से ही भोजन का पाचन शुरू होता है और इसी तरीके से शरीर के कई सारे भागों से, कई सारे अंगों से होकर वो हमारे शरीर के बाहर निकलता है ना। तो अग्नाशय में पहुंचने से पहले जो हमारा यकृत है, लीवर है, उससे कुछ बाइल जूस, पित्त निकल कर आते हैं और वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जो पित्त का रस होता है यकृत में, लीवर में जो पित्त का रस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, वो क्षारीय होता है और भोजन जो होता है हम खाते हैं उसमें अम्लीय गुण देखे जाते हैं। सामान्यतः जो भोजन होता है उसमें अम्लीय गुण देखे जाते हैं, तो वो अम्लीय गुण से उसको क्या करता है, क्षारीय बना देता है। ठीक है, एसिडिक से क्या करता है, उसको बेसिक बना देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये काम कहाँ पर हो रहा है, अग्नाशय में। बाकी बायोलॉजी के क्लास में मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया हूँ, अगर आपको वीडियो चाहिए होगा बायोलॉजी पे तो मैं उसके बारे में आपको जो है जानकारी दे दूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पूरा अच्छे तरीके से, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे कार्य करता है, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको बता दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। चलिए तो जान लीजिए, यहाँ पर उत्तर है आपका कार्सिनोमा। कार्सिनोमा यहाँ पर आपका सही उत्तर है। कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। बाकी ये तीन को किया जाता है, ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा। ये आपके रक्त कैंसर के ही कारण हैं। देखिए यहाँ पर लिम्फोमास, ठीक है, लिम्फोमा जिसे कह रहे हैं, ये कैंसर लसिका ग्रंथि और प्लीहा में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्सिनोमा जो है ये आपका रक्त कैंसर के रूप में से वर्गीकृत नहीं किया जाता, बांटा नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो पेड़ है वो कितने वर्ष पुराना है या कितना वर्ष हो गया उसका, उसके बारे में जानना हो तो कौन सी तकनीक या किस विधि का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना। मान लीजिए उदाहरण के लिए इस तरीके से, है ना, पेड़ है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए पेड़ है। अब क्या करेंगे, ये जो पेड़ है इस पेड़ को यहाँ से काटिए,
है ना। मान लीजिए कोई पेड़ कटा है आपके आसपास में, तो आप देखेंगे जब इस पेड़ को ऐसे कटा होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से गोल सर्किल बनेगी, है ना। तो इसमें देखेंगे आप बहुत सारी सर्किल आपको देखने को मिलेगी। तो यही जो पेड़ की छल्ले हैं, छल्ले का मतलब यही होता है जो शाखाओं में आपके छल्ले दिख रहे हैं। मैंने बोला ना इस तरीके से कटा होगा पेड़, तब आप इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर, तो ये छल्ले हैं, इनकी गणना की जाती है। इनकी गणना अगर आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने वर्ष पुराना है, ठीक है। इससे ये जानकारी मिलती है। तो यही विधि है पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए कि कितने वर्ष पुराना पौधा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वलय। ये जो आप देखते हैं ना गोल गोल छल्ला, इस छल्ले को क्या बोलते हैं? वलय। क्या बोलते हैं साथियों? वलय बोलते हैं। तो वलय के गणना कर करके या उसकी संख्या देख करके वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है। और आयु का पता लगाने की एक और भी विधि है, चूँकि ये पेड़ के बारे में स्पेशली है, लेकिन प्राचीन वस्तु का अगर अध्ययन करना हो, है ना, आपने देखा होगा हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई वगैरह होती है, तो कैसे पता लगाते हैं कितने वर्ष पुराना है। तो उसके लिए कार्बन डेटिंग पद्धति से जो है प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसके आयु का, उम्र का, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन का अंग नहीं है या उसका अंश नहीं है? चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है गर्भाशय, यूटेरस। ध्यान रखिए, यूटेरस जो है ये मुख्य रूप से जनन अंग है ना, जो महिलाओं में पाया जाता है। जो बच्चा जन्म लेता है वो इसी यूटेरस में जो है आप उस जुड़ा हुआ है इसी से, है ना। तो ये जनन से संबंधित यानी कि जन्म से जुड़ा हुआ अंग है। तो ये महिलाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय। तो ये मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब है जो भी खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में है ना, उसका जो बाहर निकासी है वो कहाँ से हो रहा है। तो उस प्रक्रिया में जो जो अंग भाग ले रहे हैं, है ना, उसमें जो जो हमारे बॉडी के जो पार्ट है वो भाग ले रहे हैं, तो वो हमारे आ जाएंगे उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। लेकिन जो उसमें पार्ट में भाग नहीं लेते हैं वो नहीं आएंगे, जैसे मूत्रमार्ग, है ना, उसके बाद मूत्रवाहिनी, गुर्दे, तो ये उसके भाग होते हैं। लेकिन उत्सर्जन तंत्र का भाग कभी भी यूटेरस, गर्भाशय नहीं होता, क्योंकि ये प्रजनन अंग है जो कि मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गर्भाशय जनन से संबंधित अंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान क्या करता है? तो बताइए, शिशु को कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात बच्चा, तो सबसे पहले जो माँ का दूध होता है वो उसे पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो उस समय का जो मिल्क होता है मदर का, वो थोड़ा सा पीला कलर का होता है। तो वो बच्चों को पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? उससे बच्चों को क्या होता है, क्या मिलता है? सबसे पहला जो पिलाया जाता है कोलेस्ट्रम को। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? रोग प्रतिरोधक शक्ति। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसके ऊपर जो बहुत सारे आप देखेंगे, जिस तरीके से आप देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल की मात्रा है ना, तो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा वायरस या फिर यूँ कह लें कि बैक्टीरिया भरे हुए हैं हमारे जो है आसपास में, है ना। हम बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो नवजात बच्चा उस पर अटैक करते हैं, उसको बीमार करने का काम करते हैं, है ना। उसको बुखार लगना, दस्त होना, पेट खराब होना, ये सारी चीज़ें होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब ये चीज़ कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है तो बच्चों में वो प्रतिरोधक क्षमता जन्म लेती है, शरीर उसका उस तरीके से रिएक्ट करता है बच्चे का, ताकि वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाए। तो क्या करता है ये कोलेस्ट्रम? ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है या उसमें उत्पन्न करने की कोशिश करता है एक तरह से, है ना। तो शुरुआत में इसीलिए कोलेस्ट्रम को पिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग, फॉरेंसिक लैब, आप सीआईडी वगैरह देखते होंगे तो आपको जरूर इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD के फॉर्मेट में। सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है ना, जो फॉरेंसिक विभाग अपराधी को पहचानने के लिए, है ना। तो ये तकनीक है। और DNA अगर आप जानना चाहें DNA, तो DNA में जो है नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 4 क्रम में होते हैं इनके नाइट्रोजन क्षार के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और इनका जो क्रम होता है इन नाइट्रोजन क्षार का, इनका होता है A T के साथ जुड़ता है और G जो है वो C के साथ जुड़ता है, यानी एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो ये होते हैं नाइट्रोजन क्षार के क्रम, ठीक है। तो DNA जो है आप देखेंगे, DNA मान लीजिए,
है, ठीक है। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ। सारी सूचनाएं जो है इसी पर लिखी होती हैं, ठीक है, डीएनए पर भी। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए डीएनए है, ठीक है। डीएनए में छोटा सा भाग जो है जीन का होता है, जिस जीन पर सारी सूचनाएं लिखी है, तो मुख्य रूप से डीएनए पर ही लिखा होता है। तो ये क्या करते हैं, डीएनए कुंडलित हो जाते हैं। कुंडलित का मतलब होता है ये थोड़ा सा इस तरीके से राउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। और इसी पर एडोनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो है जो नाइट्रोजन क्षार है वो लिखा होता है। और इसी को पढ़कर, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी को कहते हैं, इसी को पढ़ करके अपराधी के बारे में पता लगाया जाता है कि मान लीजिए एक जगह अपराध हुआ और उस अपराधी के आसपास कुछ ब्लड पाए गए या उसके हाथ के कुछ निशान पाए गए, है ना, थंब के कुछ निशान पाए गए, उंगलियों के निशान पाए गए, या फिर बाल पाया गया, तो उससे क्या करते हैं, डीएनए की जांच करते हैं और फिर अपराधी से मैच कराते हैं। जिस पर शक होता है किसी व्यक्ति पर, उससे मैच कराते हैं। अगर यही एडोनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन का जो क्षार क्रम है, नाइट्रोजन क्षार क्रम, ये मैच कर जाता है तो माना जाता है कि वो व्यक्ति ही अपराधी है और उसी ने अपराध किया है, ठीक है। तो ये होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग का मतलब एक तरह से वो कॉपी कर देना, ठीक है। तो ये होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो याद रखिएगा, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं और एक व्यक्ति में एक ही प्रकार का ये नाइट्रोजन क्षार होता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है और उसका जो क्रम है, जिस तरीके से जुड़ा होता है, वो एक व्यक्ति में एक ही प्रकार का होता है। तो ये नाइट्रोजन क्षार का ही पता लगा करके वो पता लगाते हैं अपराधी के बारे में। इसी को बोलते हैं फोरेंसिक विभाग के द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करना, ठीक है। सीआईडी वगैरह देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि हाथ के निशान मिले तो उसको लेकर आए, ब्लड मिल गया तो वो खून मिला तो उसकी जांच की जाती है, तो वो इसी के तहत किया जाता है। और भी तकनीकें हैं बट यहाँ पर इसी के बारे में आपको मुख्य रूप से जानना है, ठीक है। और एक और टेस्ट के बारे में जान लीजिए, पहले एक चीज़ और जान लीजिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो जाँच केंद्र है वो हैदराबाद में है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। कहाँ पर है साथियों, वो हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में। और एक और मशीन होती है जांच करने की, उसे बोलते हैं पॉलीग्राफ मशीन। पॉलीग्राफ मशीन के माध्यम से व्यक्ति के झूठ बोलने का पता लगाया जाता है। शरीर पर देखते होंगे आप, ये भी सीआईडी वगैरह में देखे होंगे, शरीर पर गोल गोल इस तरीके से तार जुड़ा हुआ बहुत सारे लगा दिए जाते हैं सर पर, हाथों में, और उसके बाद एक स्क्रीन होता है, टीवी होता है, जिस पर इस तरीके से कुछ चलते रहते हैं, है ना। तो जहाँ पर वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा डरता है तो वहाँ पर ये फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है, और जहाँ पर सामान्य स्थिति रहती है, नहीं डरता है, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो इसी चीज़ को पता लगाते हैं कि जहाँ पर डरा, इसका मतलब वो व्यक्ति उस घटना के बारे में या उस चीज़ के बारे में जानता है, यानी वो वहाँ पर था या उससे जुड़ा हुआ है या उसके बारे में उसको पूर्ण रूप से जानकारी है। तो इस तरीके से भी पता लगाया जाता है, लेकिन इस चीज़ को कोर्ट मानता नहीं है ना, पॉलीग्राफ को। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए शरीर में चोट लग जाए तो वो अपने आप को किस तरीके से उसका उपचार कर लेता है, तो ये सेल विभाजन का कौन सा प्रयोग है जिसे किया जाता है। आपने सुना होगा समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, है ना, माइटोसिस, मियोसिस, है ना। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण, यानी मिटोसिस के द्वारा ही शरीर में जो चोट होती है उसकी मरम्मत की जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट की परत यानी स्टमक लिनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में से कौन सा एसिड स्रावित होता है। आपको बताना है कि पेट की परत में से कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में से कौन सा एसिड स्रावित होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ना, HCl, ठीक है, ये जो है स्रावित होता है शरीर के अंदर ही, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं के द्वारा निकलता है, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड जो है वो चींटियों में पाया जाता है, जो चींटियाँ होती हैं उनमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक के बारे में एक चीज़ और भाई जान लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो अमाशय से निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये भोजन को क्षारीय से अम्लीय बनाता है, ठीक है। इसे ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, है ना, फूड चेन के बारे में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर, ट्रॉफिक लेवल क्या है।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है चूहा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी चूहा। ठीक है, ये है फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर। अगर आप फूड चेन को देखेंगे तो इस तरीके से मान लीजिए 3 चीज़ें बनाए, है ना, 3 फूड चेन का ये क्रम बनाए हम। तो पहला जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता में हरे पेड़ पौधे और उसके किसी भाग आते हैं, कोई भाग आते हैं, है ना, तो उनको जो खाते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। वो कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? वो हरे पेड़ पौधे को या उसके किसी भाग को खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गाय हो गया, भैंस हो गई। ठीक है, दूसरे उपभोक्ता में आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को बनाते हैं, यानी गाय भैंस को जो अपना उपभोक्ता बनाते हैं, उनको जो खाते हैं वो होते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे आपके होते हैं बाघ हो गए, शेर हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उत्पादक जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता की बात हो रही है, उपभोक्ता जो कि दूसरे पर निर्भर हो, और उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। और खाद्य श्रृंखला में दूसरा जो ट्रॉपिक लेवल है, यानी कि पौष्टिक स्तर है, वो चूहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? यहाँ पर है में, एक मादा युग्मक में जो है, एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? इसका सही उत्तर बता सकते हैं आराम से, 23। ठीक है, तो 23। यहाँ पर देख लीजिए, कई लोग 46 सोच के उत्तर लगाएंगे। यहाँ पर जोड़ी पूछा जा रहा है, जोड़ी 46 और टोटल संख्या कितनी है? जोड़ी 23 और टोटल संख्या कितनी है? 46। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 46 हो जाएगा। तो जोड़ी पूछ रहा है, तो जोड़ी होते हैं 23। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम प्रत्येक जाति में इनकी संख्या निश्चित है और अलग अलग है। जैसे चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी में 24 होता है ना। बंदर में बात करें तो बंदर में 21 होता है। उसके बाद मानव में तो आपको पता ही है, मानव में 23 होता है। तो इस तरीके से हर प्रजाति में अलग अलग इनकी संख्या होती है और उस प्रजाति में निश्चित संख्या होती है। जैसे मनुष्य में अगर बात करें तो उसमें 23 ही होती है, तो 23 ही होगी, है ना। अगर बंदर में बात करें 21 होती है तो सभी बंदरों में 21 होगी। चिंपैंजी में बात करें तो 24 है, तो सभी चिंपैंजीज में, है ना, उस प्रजाति में 24 ही होगी। तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को, यानी कि लीवर को प्रभावित करता है? तो याद रखिए, ये जो है वायरस के कारण होने वाला, यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन नंबर ये वाला, है ना, जो ऑप्शन तीसरे पे लिखा है ए, वायरस। तो वायरस की वजह से होने वाला ये संक्रामक रोग है। वायरस से हो रहा तो संक्रमित होगा व्यक्ति, तो संक्रामक रोग है जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी जो रोगी होता है, इसका आँख और त्वचा पीला हो जाता है, जो यूरिन है, पेशाब है, वो भी पीला होता है। और इसे पीलिया या फिर पंडु रोग भी कहते हैं मुख्य रूप से, है ना। और इस रोग के व्यक्ति को जो तेल मसाला है, विशेषकर हल्दी है, इनका सेवन कम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी शरीर जो है वो इफेक्टेड है, तो इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खास करके लीवर को प्रभावित करता है और ये वायरस से होने वाला रोग है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं, जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, है ना, बैक्टीरिया से। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और कौन से रोग संक्रामक रोग हैं, कौन से नहीं हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे कोरोना संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे रोग व्यक्ति में होता है, और ये जो है वायरस से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। यहाँ पर हॉटस्पॉट का मतलब तो आप समझते होंगे, नहीं समझेंगे तो अभी समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? गर्म क्षेत्र, है ना, वो काफ़ी चर्चा में रहने वाला क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? इसका उत्तर है कि कुछ प्रजातियां हैं, है ना, जो फिलहाल विलुप्तता यानी कि खत्म होने की स्थिति में है, यानी उनके समापन की स्थिति दिख रही है, तो उन्हें बोलते हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। आप मोबाइल में यूज़ करते हैं हॉटस्पॉट, तो वो एक नियत क्षेत्र के लिए होता है ना, कि आप उस, मान लीजिए एक कमरे में आप हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं और उसका दायरा मान लीजिए कमरे तक ही है। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर है तो उसका जो इंटरनेट है वो काम नहीं करेगा, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करेगा वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी एक विशेष क्षेत्र जहाँ पर कुछ चीज़ें है निश्चित हैं। तो जैसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। तो उस क्षेत्र में
या उस प्रजाति में उनकी संख्या निश्चित है, लिमिट है। इसी तरीके से वाईफाई की यहाँ पर देखेंगे वाईफाई के संदर्भ में, तो एक कमरे में ही वाईफाई है, कमरे के बाहर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, यानी कि एक विशेष क्षेत्र में ही आपको वो चीज़ मिलेगा या विशेष जगह पर ही आपको मिलेगा। तो इसीलिए हॉटस्पॉट किसी विशेष क्षेत्र या विशेष जगह या विशेष प्रजाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका ये क्लास समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर आपको मन करे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो पढ़ाई भी अच्छे से होगी, है ना। चीज़ों को इंप्रूव करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ और भी बेहतर हो सकता है, तो अपना सुझाव, अपना सलाह जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, और सर्च कर लीजिएगा आदर्श एकेडमी एजुकेशन, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा और लाइक भी करिएगा। और वेबसाइट पर विजिट करके करंट अफेयर की भी पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।